अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। धड़ाधड़ गेट खुल रहे थे और लोग अपने घरों से निकल निकल कर देख रहे थे। हर कोई जानना चाह रहा था कि क्या हुआ है। वो चीखें थी ही इस कदर दिलखराश कि मजबूत से मजबूत आसाब के इंसान को भी हिला दें। लगता था कि क़यामत सुग़रा टूटी हो यहाँ। या अल्लाह खैर, अब्दुल रहमान साहब ने जाय नमाज उठाते हुए कहा, इतनी रात को ये कैसी क़यामत बरपा है। और फिर जब खिड़की खोलकर बाहर की जानिब निगाह की तो एक ऐसा रूह फरसा मंजर उनकी आंखों के सामने था कि देखने वाले की आंखें फट जाएं। अब्दुल रहमान साहब ने हाल ही में ये मकान खरीदा था। उनकी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। खुद अब्दुल रहमान, उनकी बेगम गुलनाज, बेटी सवेरा और बेटा असद। अब्दुल रहमान साहब बड़े शरीफुल नफ्स और सादा तबीयत के इंसान थे। पुराने मालिक मकान ने उनकी इसी सादा मिजाजी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मकान में पहले मौजूद अपने किराएदारों से मकान खाली कराने की बजाय और किराएदारों समेत मकान अब्दुल रहमान को फ़रोख्त कर दिया। किराएदार एक औरत थी जिसकी 3 बेटियां थीं। अब्दुल रहमान के लिए तो पुराना मालिक मकान परेशानी पैदा कर गया था, लेकिन अब्दुल रहमान किसी को परेशान करने के हक में न थे। उन्होंने किराएदार औरत को बताया कि यह मकान मैंने ख़रीद लिया है, आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए, और अगर आप यहीं रहना चाहती हैं तो आपको बहैसियत मालिक मकान मुझसे नया एग्रीमेंट कराना होगा। इस बात में भी अब्दुल रहमान की अच्छाई थी। वो सोच रहे थे कि अकेली औरत जवान लड़कियों के साथ कहाँ कहाँ परेशान होती फिरेगी, मगर जवाब खिलाफ तवक्को था। वो औरत शायद पहले से ही जली भुनी बैठी थी, क्योंकि उसने अब्दुल रहमान साहब को सिरे से मकान का मालिक ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तो पहले वाले मालिक को जानते हैं, तुम कौन होते हो। और उसके बाद वो बदतमीजी पर उतर आई। अब्दुल रहमान हैरान थे कि ये किस कमाश की औरत है। जो साहब उनके साथ बात करने गए थे उन्होंने बताया कि ये माँ बेटियां अच्छी फितरत की नहीं हैं। इस मकान से पहले ये जहाँ रहती थी वहाँ से भी मकान खाली करने में बड़ी दादागिरी और बदमाशी दिखाई थी। आप इनके मुँह न लगें, ऐसी औरतों से कोई उम्मीद नहीं कि ये चालाक ही नहीं मक्कार और अय्यार भी होती हैं। दूसरों के माल पर दीदे लाल करना इनकी खसलत है। अब्दुल रहमान घर आए तो खाना लग चुका था। वो गहरी सोच में गुम होकर बैठ गए। प्लेट उनके आगे थी, निवाला उन्होंने सालन में लगाया और हाथ अपनी जगह बदस्तूर था। किस सोच में हैं आप? गुलनाज बेगम ने उनका हाथ हिलाया। वो मैं ऊपर, और एकदम घुप अंधेरा छा गया। लाइट चली गई थी, बात अधूरी रह गई थी। गुलनाज बेगम इमरजेंसी लाइट लेने चली गई। फिर ना जाने क्या चीज़ अब्दुल रहमान पर आ गिरी। उन्हें अपनी गर्दन पर चुभन का एहसास हुआ और साथ साथ कुछ गीला भी। ज़रा लाइट इधर कीजिएगा, उन्होंने गुलनाज बेगम से कहा, और ऐसा करते ही गुलनाज के मुंह से एक चीख निकल गई। अब्दुल रहमान की गर्दन पर मोटी सी चिमगादड़ चिपकी हुई थी और वो भी खून में लिथड़ी हुई। रोशनी पड़ते ही वो खून की फुहार उड़ाती उड़ गई। गुलनाज ने जब रोशनी ऊपर की तो सबकी चीख निकल गई, क्योंकि रोशनी का दायरा जहां पड़ता वहां बेशुमार चिमगादड़ें उड़ उड़कर अपने परों से खून की फुहारें बरसा रही थी और खून की छींटें दीवारों पर पड़ रही थी। एक तो अंधेरा और सिर्फ रोशनी दायरे में यह मंजर बेहद भयानक मालूम हो रहा था। गुलनाज बेगम का दिमाग अचानक गर्दिश करने लगा। खून पीती चिमगादड़ों को खून आशाम कहते हैं। और फिर चश्मे ज़दन में पूरा मंजर गायब हो गया। न चिमगादड़ें, न खून की फुहार, न दीवारों पर खून के छींटे, और खुद अब्दुल रहमान साहब के कपड़े साफ थे, उन पर कोई निशान न था। सबके सब हैरत ज़दा थे कि यह हकीकत थी या उनका वहम या फिर नज़रों का धोखा। ये बात कई रोज़ तक आसाब पर सवार रही। फिर हफ्ता 15 दिन गुजरे तो आहिस्ता आहिस्ता सब बातें भूलने लगे। अब्दुल रहमान के किसी अजीज़ दोस्त की दावत थी। गुलनाज बेगम को बुखार था, इसलिए तकरीब में अब्दुल रहमान और बच्चे चले गए। गुलनाज बेगम दवा खाकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद गुलनाज बेगम को घबराहट महसूस होने लगी। शायद बुखार तेज हो गया था। वो कमरे से निकलकर सहन के पलंग पर बैठ गई। किसी आहट ने जो सहन के गेट की तरफ से हुई थी उनकी तवज्जो अपनी तरफ करा ली। वो उस तरफ बढ़ी तो उन्हें लगा कि दीवार पर कोई साया लहराया हो। उन्होंने गेट के नज़दीक जाकर ऊपर की जानिब देखा, और अगर वो करीब लगे गेट को थाम न लेती तो ज़मीन पर गिर जाती। एक चीख उनके हलक से खारिज हुई। दीवार पर नामालूम क्या शय थी जिसका रंग सिया तवे जैसा था
उसके पैर निहायत पतले और लंबे थे और पंजे बड़े बड़े। पैरों का रुख नीचे सहन की जानिब ही था। पैर दाएं बाएं हरकत कर रहे थे और जब वो दीवार से टकराते तो धप धप की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती। सबसे खौफनाक बात जो थी वो ये कि उसका सर गायब था और वो धड़ दीवार पर बैठा हुआ था। मुंह के बगैर भी भिनभिनाहट की आवाज़ आ रही थी। गुलनाज बेगम ने बड़ी मुश्किल से कदम वापस आने के लिए बढ़ाए और जमी बोस हो गई। अब्दुल रहमान के लिए ये लम्हा फिक्रिया था कि वो पहले ही किराएदार औरत से तंग थे, जो कि ना घर खाली कर रही थी बल्कि किराया भी कोर्ट में जमा करवा रही थी, और अब ये नई मुसीबत आ गई थी। अगले दिन गुलनाज बेगम सहन में मौजूद पौधों को पानी दे रही थी और किराएदार के घर से आवाज़ आ रही थी। मोहल्ले की कोई औरत थी जो उनके घर आई हुई थी और वो इस मकान के बारे में बातें कर रही थी। इस मकान में किसी का टिकना मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? औरत की आवाज़ आई। किराएदार की लड़की बोली, नीचे के घर में असर है। गुलनाज बेगम को यह बात सच लगी और उनके अंदर का खौफ मजीद गहरा हो गया। रात में जब अब्दुल रहमान घर लौटे तो वह सख्त परेशान थे। दरअसल वह मोहल्ले के मौजिज़ और बासर लोगों के साथ दो टोक बात करने के लिए गए थे कि वह औरत मकान खाली कर दे या फिर कोर्ट जाने को तैयार हो जाए। बात सुनना तो दरकिनार, किराएदार ने बदतमीजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और गालम गलोच पर उतर आई। यही नहीं बल्कि यह धमकी अलग दी कि हिम्मत है तो मकान खाली करा लो, कोर्ट जाओ या कहीं भी, देखा जाएगा कि यहाँ से तुम जाओगे या हम। अब्दुल रहमान ठहरे शरीफ इंसान। इन गलीज बातों ने उनकी तबीयत खराब कर दी थी। इधर गुलनाज बेगम खौफ का शिकार थी और असरात वाली बात अपने शोहर को बताना चाहती थी, मगर उनके मूड और तबीयत की खराबी की वजह से इरादा मुलतवी कर दिया। घर की फिजा अजीब हो गई थी और इस पुरस्रार माहौल की वजह से बच्चे भी सहम से गए थे। 2 हफ्ते तक कोई काबिल जिक्र बात न हुई। गुलनाज बेगम बेहद मोहतात रहने लगी थी और रात के वक्त सहन में कोई न जाता। असद को कबूतरों से बड़ी दिलचस्पी थी और वो बहुत दिनों से कबूतरों को लाने के लिए इसरार कर रहा था, और फिर इजाज़त मिलने पर वो कॉलेज से वापसी पर सफ़ेद कबूतरों की 2 जोड़ी ले आया। दोनों बहन भाई उनमें मगन थे। सारा दिन अटखेलियाँ करने के बाद शाम होने पर असद कबूतरों को बंद कर रहा था कि अचानक एक कबूतर फड़फड़ाने लगा और बुरी तरह मचलकर असद के हाथ से निकलकर दीवार पर जा बैठा। और इससे पहले कि असद कबूतर को नीचे उतारता, कबूतर अपनी जगह बैठे बैठे गायब हो गया था। मुंडेर अब ऐसे खाली थी जैसे कबूतर कभी उस पर बैठा ही ना हो। सब हैरान थे कि आखिर कबूतर कहाँ गया। रात में अफसोस के मारे दोनों बहन भाई को नींद नहीं आ रही थी। अचानक धम की एक जोरदार आवाज आई। कहीं बिल्ली ना हो। असद को जैसे करंट सा लगा हो और वो तीर की तरह सहन की तरफ दौड़ा। वो चाहता था कि दूसरे कबूतर को बचा ले। उसके वहां पहुंचने से पहले बिल्ली जस्त लगाकर दीवार पर चढ़ गई। वो काली बिल्ली थी। असद उसके पीछे लपका और ऊपर दीवार की तरफ देखने लगा। फिर जो कुछ उसे दिखाई दिया उसने असद की रूह ही फना कर दी और वो बुरी तरह चिल्लाने लगा, क्योंकि दीवार पर बिल्ली के पूरे वजूद की बजाय सिर्फ 2 आंखें थी, सुर्ख दहकते अंगारों जैसी, जो कि असद को ही घूर रही थी। अब्दुल रहमान साहब और गुलनाज चीख सुनकर फौरन अपने कमरे से निकले और देखा तो वहां कुछ भी ना था। वो वापस आने लगे। अभी वो मुड़े ही थे कि उनके पीछे फिजा में एक भयानक कहकहा बुलंद हुआ और दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाता खून बहता चला आ रहा था। या अल्लाह रहम कर। गुलनाज बेगम कांपते हुए आयात का विर्द करने लगी और सब लोग अंदर आकर दरवाज़ा बंद करने लगे। बच्चों को उनके कमरों में भेजकर वह अब्दुल रहमान साहब से बोली, इस घर में आसेबी असरात हैं और ये असरात जहाँ होते हैं वहाँ ये किसी को रहने नहीं देते और कभी कभी तो जान भी ले लेते हैं। अब्दुल रहमान के माथे पर फिक्र की गहरी लकीरें थी। वो बोले, गुलनाज आपकी बात ठीक है, मगर ये किराए का घर नहीं, हमारा अपना घर है। हम यहाँ से जाने की बजाय इस मसले से छुटकारे का हल सोचेंगे। ऐसा करते हैं कि आयत करीमा का विर्द करवा लेते हैं। अल्लाह के कलाम में बहुत असर है। गुलनाज बेगम ने एक अच्छा हल पेश किया। बहुत अच्छा सोचा आपने, फौरन इस पर अमल कर डालिए, अब्दुल रहमान बोले। गुलनाज बेगम ने मोहल्ले में सबको कहलवा दिया कि फलां दिन आयत करीमा के लिए आना है। 2 दिन तैयारी में गुजर गए थे। आज आयत करीमा का ख़त्म था।
अचानक पीछे का गेट कोई जोर जोर से बजाने लगा। ये यहाँ से कौन आ गया है? गुलनाज बेगम चौंक गई, क्योंकि पीछे का गेट इस्तेमाल में नहीं आता था, कभी कभार ही खुलता था। और जब उन्होंने पूछा कि कौन है, तो आवाज़ सवेरा की थी। दरवाज़ा खोलकर वो हैरत से तकने लगी, फिर बोली, तुम इस गेट पर? ममा वो मैं। सवेरा हवास बाख्ता हो रही थी। गुलनाज बेगम के जहन में एक झमाका सा हुआ कि फिर कुछ हुआ है। उन्होंने सवेरा को पलंग पर बिठाकर पानी पिलाया। जब सवेरा कुछ संभल गई तो उसने बताया, वो हस्बे मामूल कॉलेज वैन से बड़े गेट के सामने उतरी थी, मगर जब वो गेट पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि गेट के आगे कलेजी ही कलेजी बिखरी पड़ी थी, बिल्कुल कुचली हुई, और उससे बहता खून आसपास के फर्श को सुर्ख कर रहा था। गुलनाज बेगम अंदर से खौफजदा थी, मगर बेटी को तसल्ली दे रही थी। बेटा किसी की थैली से गिर गई होगी और पैर पड़ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, तुम कपड़े बदल लो। और या अल्लाह हमारी मदद फरमा, दिल में कहती हुई उठी और पानी पर दम करके उससे वो तमाम गंदगी बड़ी मुश्किल से धोई। और वो ये सोच रही थी, ये सब उसी आसेबी असरात का किया धरा है। उनका यकीन और पुख्ता होता जा रहा था। अब्दुल रहमान किसी के तवस्सुत से एक बुजुर्ग से मिले तो बुजुर्ग ने पानी पड़कर दिया कि पूरे घर में छिड़क दें, और कीले पड़कर दी कि वो गेट की चौखट में गाड़ दें। इस अमल से घर में कुछ दिनों के लिए सुकून आ गया था। 20-25 दिन गुजर गए, सब खैर खैरियत से था। मौसम में खुनकी बढ़ गई थी। अब्दुल रहमान पर भी मौसम असरअंदाज हुआ और वो छींके जा रहे थे। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, उससे आपको आराम आ जाएगा, गुलनाज बेगम कहती हुई किचन की जानिब चलती। उनकी खुद आदत थी कि वो देर रात चाय पीती थी। गुलनाज बेगम को किचन में कदम रखे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक अजीब धमक से उनका दिल उछलकर हलक में आ गया। बेहद अजीब और पुरस्रार आवाज़ थी। गूंजती हुई धमकदार आवाज़ तवातुर से आ रही थी, जैसे किसी नकारे पर चोट पड़ रही हो। धमक माहौल में इर्ताशता पैदा कर रही थी और किचन की खिड़की हौले हौले लरज रही थी। धमक गुलनाज बेगम को अपने कदमों तले भी महसूस हो रही थी। वो खौफजदा होकर किचन से बाहर आ गई, कहीं ये जलजला ना हो, मगर उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी, क्योंकि ये मामूल बन चुका था। जैसे ही गुलनाज रात को चाय बनाने किचन में दाखिल होती, ये धमक उनका अहाता कर लेती। खौफ से उन्होंने रात में चाय बनानी ही छोड़ दी। 12 बजते ही वो बरामदे में लगे शीशे के दरवाजे बंद कर दिया करती थी। कोई अनदेखी कुव्वत थी और उसकी ख्वाहिश ये घर छोड़ देने पर मजबूर किए दे रही थी। कुछ रोज बाद हस्बे मामूल 12 बजते ही गुलनाज बेगम बरामदे के शीशे वाले दरवाजे बंद कर रही थी। अभी वो पलटी ही थी कि एक अजीब आवाज़ उन्हें सुनाई दी, जैसे कोई बारीक चीज़ की बौछार हुई हो, मगर उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। काम वाली मासी रोज़ धोना धुलाना करती थी, मगर कुछ दिन से रोज़ सहन मिट्टी से भरा हुआ मिलता, वो भी बारीक सफ़ेद और सुरमई। मासी की बात पर गुलनाज बेगम ने ख़ास तवज्जो न दी। एक रोज़ मासी के ना आने पर वो खुद झाड़ू लगाने लगी। फिर उन्हें मासी की बात का पता चला। मिट्टी पूरे सहन में बिखरी हुई थी। जैसे जैसे वो मिट्टी समेटकर एक जगह करती जा रही थी, वहाँ एक ढेर सा बन रहा था और उसके अंदर हरकत हो रही थी। उस ढेर में से कीड़े निकल निकल कर इधर उधर जा रहे थे, और एक चीज़ जिसे देखकर उन्हें अपने कदमों पर खड़ा होना मुहाल लग रहा था, वो इंसानी उंगलियां थी जो कि ढेर पर नजर आ रही थी। जैसे तैसे वो मिट्टी बाहर फेंक कर अंदर आई। फिर रात में अब्दुल रहमान ने नया इंकिशाफ किया कि अभी थोड़ी देर पहले घर आते हुए उन्होंने किराएदार औरत को दरख्त की जड़ में दोनों हाथों में भरी मिट्टी जैसी चीज़ डालते हुए देखा है। मिट्टी के जिक्र पर एक और खौफनाक इंकशाफ हुआ। असद ने बताया कि मेरे दोस्त के घर जाने वाले रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ है, वो किसी सिफली अमल के माहिर का ठिकाना है। मुझे शदीद हैरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में रहने वाली औरत उस सिफली अमल करने वाले के ठिकाने पर गई थी और बहुत देर बाद बाहर आई। मुझे लगा कि कोई ख़ास बात ज़रूर है। मैंने इस बात का फैसला किया कि मुझे उसका पीछा करना चाहिए, और फिर वो वहाँ से रिक्शे में बैठ गई। मैं उसके पीछे था। उसने रिक्शा जहाँ रुकवाया, मामा आप जानती हैं वो क्या जगह थी? वो शमशान घाट था, जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, और ये मिट्टी शमशान घाट की मिट्टी है। मिट्टी का राज अफशा हो रहा था, लेकिन इतना खौफनाक, ये मामूली मिट्टी अपने अंदर जाने कैसी कैसी खौफनाक तबाहियां समेट कर लाई है।
اس سے پہلے کہ گھر میں کچھ بہت برا ہو جائے آپ کسی اللہ والے سے اس نحوست کا توڑ کروائیے۔ گلناز بیگم نے بے چین ہوتے ہوئے عبد الرحمن کو تاکید کی۔ بڑے جوخم کے بعد عبد الرحمن بڑے پہنچے ہوئے اللہ والوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب وہ عبد الرحمن کے گھر کے پاس آئے تھے تو وہ بزرگ درخت کے قریب ٹھٹک کر رک گئے اور عبد الرحمن کے گیٹ کی طرف آنکھیں بند کر کے بزرگ نے درخت کے گرد چکر لگایا۔ بزرگ کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں درخت کی جانب کر کے کھولی۔ اس درخت سے بچ کر رہنا، یہ درخت بھی جھپٹے میں آ چکا ہے۔ جو بھی کرو اللہ کے کلام کو پڑھ کر کرنا، ذہن میں رکھنا، بھولنا نہیں۔ بزرگ نے دوبارہ تاکید سے کہا، یہ گندے عمل ہوتے ہیں جو اس مٹی سے کیے گئے ہیں اور یہ غلط کاموں کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ پھر بزرگ نے اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ نکال کر اس پر سرخ رنگ سے نقش بنایا اور عبد الرحمن سے کہا، اس کاغذ پر درخت میں سے ذرا سی مٹی اٹھا لاؤ، مگر دھیان رکھنا تمہارا ہاتھ مٹی کو نہ لگے۔ پھر درخت سے لی ہوئی مٹی اور صحن کی مٹی کو الگ الگ رکھ کر بزرگ نے پانی پر کچھ پڑھا اور اس پانی کی ایک ایک بوند دونوں مٹی پر ٹپکا دی۔ چند ہی لمحے گزرے کہ دونوں مٹی کا رنگ سرخ ہو گیا، یکدم خون کی مانند سرخ، اور پھر وہ راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ گلناز بیگم کانپ کر رہ گئیں۔ پھر عبد الرحمن نے پوچھا، اس مٹی کو کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے؟ بزرگ بولے، یہ شمشان سے لائی گئی مٹی ہے اور اس چتا سے لائی گئی ہے جہاں کسی برے کام کرنے والے کو جلایا گیا تھا۔ پھر وہ رک کر بولے، یہ تمہیں تمہارے گھر سے باہر کرنے کے لیے لائی گئی تھی اور ساتھ تمہاری جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی تھی۔ خیر تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور جو وظیفہ میں بتاؤں جیسے مٹی آئے اسے سمیٹ کر وہ پڑھنا اور اس مٹی پر پھونک کر اسے درخت میں ڈالانا۔ جو بھی یہ گندا عمل کر رہا ہے انشاءاللہ کامیاب نہ ہو سکے گا اور یہ گندا عمل الٹا ہو کر رہ جائے گا۔ سب کچھ سمجھا کر بزرگ نے دونوں میاں بیوی کو وظیفہ پڑھنے کا بتایا اور چلے گئے۔ اب صحن کی مٹی کو عبد الرحمن بزرگ کے بتائے وظیفے پڑھ کر سمیٹ کر درخت میں ڈال دیتے۔ ایک دن ان کے گھر محلے کی ایک خاتون آئی اور باتوں باتوں میں اسرات کی باتیں کرنے لگی۔ گلناز نے ان سے کچھ نہ کہا اور ان کے جانے کے بعد بتایا، میں نے ان کی آواز سے پہچان لیا ہے، یہ وہی ہیں جو پر کرائے کے گھر میں اس روز بات کر رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک رات گلناز نے کروٹ لی تو وہ کسی آواز سے چونک گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ صحن میں روشنی تھی، شاید لیٹنے سے پہلے لائٹ بند کرنا بھول گئی تھی۔ انہیں لگا جیسے کوئی بھاری سی چیز صحن میں گھسیٹی جا رہی ہے۔ آواز اوپر کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ باہر آئیں تو برآمدے کے شیشے والے دروازے پر کوئی پرچھائی اوپر سے نیچی آتی نظر آئی، اور جب وہ سامنے آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ وہاں سے ہٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ان کے قدم خوف سے زمین میں گڑ گئے تھے اور پھر وہ دھڑام سے فرش پر گری اور ان کا ہاتھ گلدان سے ٹکرایا تو گلدان چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آواز سن کر ان کے شوہر بھاگ کر آئے اور ان کو ہوش میں لانے لگے، اور جب وہ ہوش میں آئیں تو ان کے الفاظ ان کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ وہاں۔ انہوں نے شیشے کی جانب انگلی اٹھائی۔ انگلی کی سیدھ میں عبد الرحمن نے دیکھا شیشے پر سرخ گاڑے گاڑے خون کی ایک بے حد بڑی بلکہ بہت بڑی چھپکلی کا نشان نقش تھا، اور گاڑے گاڑے خون سے بوندیں شیشے سے بہہ بہہ کر لکیریں بناتی ٹپک کر نیچے جا رہی تھی، مگر چھپکلی کا وجود موجود نہ تھا۔ گلناز جو کہ حقیقت میں ایک معمولی چھپکلی کے بچے سے بھی ڈرتی تھی، لیکن یہاں اژدہی جیسی چھپکلی سے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور ان کی حالت قابل رحم تھی۔ عبد الرحمن نے جانے کیسے ان کو بستر پر لٹایا، وہ بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ اب ان میں ہمت نہ تھی، بس اپنے رب کا سہارا تھا۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی اور ان کی آنکھوں میں دکھ و کرب کے آنسو تھے۔ وہ نہایت عاجزی اور بے بسی سے گڑ گڑا کر روتے ہوئے بولے، یا اللہ ہماری مدد کر، میرے مالک ہمیں ان بلاؤں سے بچا۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور ایک عجیب سا سکون ان کے دل میں اترنے لگا۔ اچانک رات کے سناٹے میں دل خراش چیخیں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے جائے نماز اٹھائی اور کھڑکی کھول کر باہر نگاہ کی، اور پھر جو انہیں قیامت برپا نظر آئی اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اپنے تمام حربوں کو ناکام دیکھ کر کرایہ دار عورت نے آخری اور کاری وار کیا۔ سفلی علوم کے ماہر سے وہ ایک تعویذ لائی تھی۔ اس عامل نے کہا تھا کہ رات میں کسی وقت اس تعویذ کو درخت کی اونچی شاخ پر لٹکا دینا،
जितना ये ज़्यादा हवा से हिलेगा उन लोगों का दिल उड़ता जाएगा और वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे, और अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका कलेजा कटकर मुंह से बाहर बहने लगेगा और वो खून थूक थूक कर मर जाएंगे। किराएदार औरत इस काम को अंजाम देने लगी और तने पर पैर रखकर एक मोटी शाख को पकड़ लिया। वो तकरीबन लटकी हुई ऊपर वाली शाख को झुकाकर एक हाथ से तावीज लगाने लगी। वजन ज्यादा पड़ने से शाख चरचराहट के साथ टूट गई। उसे संभलने का मौका न मिला तो वो नीचे गिरी और उसका सर दरख्त के गिर्द बनी ईंटों की मुंडेर पर पड़ा, और मुंडेर नोकदार थी। उसका कोना सर फाड़ता हुआ औरत के दिमाग में जा घुसा और फिर उसे अगली सांस लेने का मौका भी न मिला। खून बह बह कर दरख्त में पड़ी शमशान की मिट्टी में जज्ब हो रहा था। मिट्टी में हरकत पैदा होने लगी और उसमें लकीरें सी बनने लगी, और फिर मिट्टी ने शाखों की सूरत इख्तियार कर ली। किसी को मालूम न था कि क्या होने वाला था। अपनी माँ का इंतजार करके तीनों बेटियां भी नीचे आ गई, और फिर उस पर नजर पड़ते ही उनकी चीखें निकल गईं। फिर अचानक दरख्त में हरकत पैदा हुई और जड़ें खुल गईं, और दरख्त बीच से दो टुकड़े हो गया, और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के खुले तने की जानिब खुद ब खुद फिसलने लगी। लड़कियां चीखों पुकार करती माँ को अपनी जानिब खींचने लगी थी, और उनको ये भी होश न था कि दरख्त की मोटी मोटी शाखों ने दोनों तरफ से लड़कियों को दबोच लिया है। शाखों की गिरफ्त ऐसी थी कि उनकी हड्डियों का सुरमा होता जा रहा था, और उनकी दिलदोज चीखों से अपने घरों में सोए हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, और अब जब तक लोग आए खेल खत्म हो चुका था। बुजुर्ग ने अब्दुल रहमान को इसलिए दरख्त से दूर रहने का कहा था क्योंकि उस औरत ने गंदे सिफली अमल का गढ़ उसी दरख्त को बनाया था। अमल उल्टा हुआ तो उस दरख्त ने उस औरत की भेंट लेते हुए उसको खा लिया था। बड़ी खौफनाक रात थी। लड़कियां भी दम तोड़ चुकी थी। दरख्त की शाखों ने उनका खून निचोड़ लेने के बाद खुद को समेट लिया था। अब्दुल रहमान ने अफसुर्दा होते हुए खिड़की बंद कर दी थी क्योंकि बिसात उलट चुकी थी और दूसरों के लिए साजिशें करने वाले खुद अपने दाम में आ गए थे। मोहल्ले के लोगों के साथ अब्दुल रहमान ने ऊपर के घर में कदम रखा तो बहुत सारे राज खुद ब खुद खुल गए। बाद में किराएदारों की वाकिफकार जो उनके घर भी आई थी, उन्होंने बहुत खास बातें भी बताई कि घर में किसी किस्म के असरात न थे, बल्कि उन माँ बेटियों के इल्म में जाने ये बात कैसे आई कि मकान के दस्तावेजात में कुछ गड़बड़ है। शायद ये अफवाह थी या हकीकत, मगर इसका फ़ायदा वो उठाना चाहती थी। उन्होंने नकली कागजात तैयार करा लिए थे। वो मकान हड़प करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सारा खेल खेला था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अपने गलत कामों की बदौलत वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। ऊपर के कमरों की सफाई के दौरान वहां से बहुत सी सुइयां, कपड़े के बनाए सियाह पुतले और शमशान की मिट्टी से भरी बोतलें भी मिली, जिन्हें अब्दुल रहमान ने बाद में समंदर में डलवा दिया था। घर में नहुसत और वीरानी थी। जगह जगह कालक के निशान थे, जैसे कोई धुनी दी गई हो। वहां बेइंतहा बदबू भी बसी हुई थी, गोया जैसे हड्डियां जलाई गई हों। अब्दुल रहमान ने पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करवाई। वहां नया रंग करवाया गया और फिर कुरान ख्वानी और महफिल मिलाद का एहतमाम करवाया। आखिर में उस आसेब की जड़ दरख्त को उन बुजुर्ग के कहने पर बुजुर्ग की मौजूदगी में दरख्त को कटवा दिया था और उस बुराई की जड़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था, क्योंकि बुराई ज़्यादा देर नहीं फैलती, और यही हुआ था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।